नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज गए, वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस यानी रण क्षेत्र में आज बात होगी अखंड भारत की। जी हां, तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे अखंड भारत से पाक घबराया, बांग्लादेश के आगे हाथ फैलाया। कैसे हाथ फैलाया गया सब आज विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि अखंड भारत की कल्पना मात्र से पाकिस्तान का कलेजा कांप उठता है। दुनिया में भारत का परचम जिस तरह से आज लहरा रहा है, उसने पाकिस्तान की रातों की छोड़िए दिन की भी नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया है कि अपने पुराने दुश्मन यानी बांग्लादेश के सामने भी कटोरा लेकर जा पहुंचा है, जैसा कि अन्य देशों के सामने जाता है। जिहाद का अड्डा और आतंक की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान की हालत आज इतनी पतली हो गई है कि वो बांग्लादेश से एक बार फिर एकजुट होने की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद का हालिया बयान पाकिस्तान की हताशा और मजबूरी का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। जैद हामिद ने बांग्लादेश को यह प्रस्ताव दिया कि वो 1971 से पहले की तरह पाकिस्तान में मिल जाए। इतना ही नहीं, उसने यह तर्क भी दिया कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का निर्णय वहां की मौजूदा पीढ़ी ने नहीं बल्कि पहले की पीढ़ियों ने लिया था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब अपने बिखरते वजूद को बचाने के लिए पुराने दुश्मनों को गले लगाने को तैयार है। पाकिस्तान की यह कोशिश दरअसल भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव से उपजे डर का नतीजा है। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के अत्याचारों और शोषण का शिकार हुआ करता था, आज अपनी अलग पहचान के साथ मजबूत राष्ट्र बनकर विश्व भर में उभर रहा है। 1971 के युद्ध विराम में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जिस तरह की क्रूरता दिखाई थी, उसे भुलाना और भूलना दोनों नामुमकिन है। लेकिन आज वही पाकिस्तान अपने पुराने जुल्मों को भूलकर बांग्लादेश को फिर से गले लगाने की ख्वाहिश में घुटनों पर आ गया है। दरअसल पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि भारत अब सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच का भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत, कूटनीतिक सफलताएं पाकिस्तान की हालत को उन्होंने पस्त कर दिया है। चीन का कर्जदार, आतंक का गढ़ बन चुका पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। लास्ट में जगह मिलती है फोटो में भी। भारत की कूटनीति से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को लगभग बेअसर कर दिया गया है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन बांग्लादेश का पाकिस्तान से फिर जुड़ना नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि बांग्लादेश ने 1971 में भारी संघर्ष किया। आपको याद होंगी वो तस्वीरें, और लाखों जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान से आजादी पाई थी। आज बांग्लादेश एक आर्थिक रूप से उभरता राष्ट्र बनता नजर आया, जो पाकिस्तान के साथ जुड़कर अपने विकास को दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात और हम यहां मेंशन करेंगे कि अभी जो बांग्लादेश की सरकारें हैं, उन्होंने जिस तरह की कट्टरवादिता दिखाई है, कट्टरवाद को वहां दिखाया है, उसको भी हम समर्थन नहीं करते हैं। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसको भी हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद आगे बांग्लादेश का क्या होगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई सारी मीटिंग्स की हैं। अभी वहां के जो मौजूदा हालात हैं और यूनुस की सरकार को जो जाने का डर सियासत में बैठे लोग हैं उनको भी मंडरा रहा है। लेकिन जैद हामिद जैसे लोग बांग्लादेश को जोड़ने का जो सपना देख रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की खस्ता हालत और निराशा का आईना है। अब कुछ और मैं कहूं इससे बेहतर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और चलेंगे सभी हमारे खास मेहमानों के पास। पहले रिपोर्ट। पाकिस्तान में लाल टोपी के नाम से कुख्यात जैद हामिद एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस बार उसने बांग्लादेश को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नया भूचाल आ सकता है। दरअसल जैद हामिद ने बांग्लादेश को बड़ा ऑफर देते हुए कहा कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। उसने ये भी दावा किया कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का फैसला वर्तमान बांग्लादेशियों ने नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी ने लिया था। अब आए वापस, हम आपको दावत देते हैं, पाकिस्तान में वापस आ जाए। हम आपको दोनों हाथों से अपने समेट के अपने सीने से लगाएंगे। कोई बहुत और कीना हमारे दिल में अब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कहा, वो गलतियां आपसे पहले वालों की नस्ल से हुई थी। आपका कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। आप आए, वापस पाकिस्तान में आ जाए, अपना नाम वापस मशरकी पाकिस्तान करें। अब दोबारा से सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म हुआ था 1971 से पहले से। आपकी वही शनाख्त है जो हमारी शनाख्त है, आपका वही नजरिया है जो हमारा नजरिया है।
हम सब इकट्ठे लड़े थे दुश्मनों के खिलाफ, इकट्ठे पाकिस्तान हासिल किया था। जैद हामिद ने बांग्लादेश को पाकिस्तान में वापस आने का न्योता देते हुए अब पाकिस्तान के दिल में कोई नफरत नहीं बची है कहा। उसने कहा कि बांग्लादेश की पहचान और नजरिया वही है जो पाकिस्तान का है और 1971 से पहले दोनों देश एक साथ दुश्मनों से लड़े थे। जैद हामिद का ये बयान ऐसे समय आया जब मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है। इस बयान ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी हलचल मचा दी है। अब गौरतलब है कि जैद हामिद अपने उग्र और विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। 1971 के युद्ध में भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, लेकिन जैद हामिद अब उस इतिहास को पलटने का ख्वाब देख रहा है। अब देखना यह है कि अब बांग्लादेश इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या इस बयान से दोनों देशों के संबंधों में कोई नया मोड़ आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़। चर्चा की होगी शुरुआत। विस्तार देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए सुधीर सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ जुड़ेंगे संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार। टीपीएस त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए। सुदर्शन चक्रपाणी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। यूनुस खान साहब जुड़ेंगे, पाकिस्तान मामलों के जानकार और बड़ी बारीकी से नजर रखने वाले। लेकिन चर्चा की शुरुआत जब पाकिस्तान की बात हो तो टीपीएस त्यागी सर से करना सही। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको। पहली प्रतिक्रिया आपकी लाल टोपी वाले के बयान पर कि बांग्लादेश को वापस मिल जाना चाहिए, क्या डर सता रहा है, गरीबी सता रही है, हालात सता रहे हैं, क्या है सर? आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए, कोई आदमी जब कोई बात कहता है तो पहले ये देखा जाता है कि उस आदमी की औकात और उसकी जन्म कुंडली क्या है। ये जो जनाब जैद हामिद साहब है, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर है पाकिस्तान में जी, एक प्रोपेगेंडा करने वाले हैं। ये एक वो व्यक्ति हैं जो एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं। किस चीज की? इस चीज की वकालत करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को दखलंदाजी वहां की राजनीति में होनी चाहिए, यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो उसकी वकालत करते हैं। ये भी वकालत करते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को हिंदुस्तान में भेजा जाना, ये पॉलिसी लागू रहनी चाहिए जी। ये भी वकालत करते हैं कि पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उसे हटा के यहाँ पे शरीयत की रूल होना चाहिए। अब जो इन चीजों की वकालत करे, पहले तो ये समझ लो, फिर ये प्रोपेगेंडाइस्ट हैं। इनको तो एक किस्म से जो हिटलर की फौज में उनके एक मंत्री थे गोबल्स, जो ये कहते थे कि अगर हम एक सही उदाहरण दिया जी, अब एक झूठ को 10 बार बोले तो वो सच लगने लगता है। इनको तो झूठ बोलने की आदत है। हमने अभी हाल ही में देखा कि अपने सिपाहियों की मौत को इन्होंने बीएलए के हमलों में कैसे छुपाया है। पर खैर, इन्होंने क्या कहा कि हम दावत देते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं, हम खैर मकदम करते हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो हमारे ही हैं और हम दोनों हाथों से सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। 1971 वाली पहली वाली स्थिति में आ जाओ, हम दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, तब कहीं जाके पाकिस्तान बना था। ये इस किस्म की बात इन्होंने कही। ठीक है सर, लौट रहा हूं आपके पास। सुदर्शन चक्रपाणी जी, ये कैसा मुलाकातों का, ये कैसी मोहब्बतों का मंजर है? मोहब्बत चेहरे पे है, जुबान में है, लेकिन हाथों में खंजर है। ये क्या लाल टोपी वाले कह रहे हैं? आज चलाई दीजिए सुदर्शन इनके ऊपर जरा। देखिए, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सुदर्शन टीवी के जी सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सिंपल सी चीज है, ये मोहब्बत का कटोरा नहीं चल रहा है, ये भिखारी का कटोरा चल रहा है जी। इसको कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा गई बुलाने। पाकिस्तान की हालत क्या है? ना उसके पास खाना है, ना उसके पास पानी है, ना उनके पास खेती वेती कुछ चल रही है, उनका बुरा हाल है। तो अब उन्हें क्या चाहिए? उनको चाहिए एक और देश जिसके सामने कटोरा फैला सके। सब जगह के जा चुके हैं, बांग्लादेश एक बचा है। रिलेटिवली बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर हालत में है आज की तारीख में, लेकिन दोनों भिखारी हैं। अब ये तो हो नहीं सकते भिखारी भिखारी मौसरे भाई। ओके, तो एक ये चीज है जहां जो आपको मान के चलनी चाहिए। दूसरी बात,
बांग्लादेश का आप देखिए, डीएनए ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। जी जी जी। अगर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, कहां से हुआ था? ढाका। मुस्लिम लीग कहां पैदा हुई थी? ढाका। सबसे ज्यादा खूंखार जो राइटिंग हुई एंटी हिंदू, उसी एरिया में हुई। और आज तक वो एंटी हिंदू चल ही रहा है। आज भी एंटी हिंदू सेंटिमेंट ढाका में और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। आईएसआई के चीफ को बुलाया, यहां तक कि एक जो कू हुआ है, जिसका जो कू का लीडर था लेफ्टिनेंट जनरल, वो इस आईएसआई चीफ के साथ मिला भी था। और ये कू की इंफॉर्मेशन किसने दी? हिंदुस्तान ने दी, बस वकर रहमान को। देयरफॉर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे एक नेक्सस बना के चले हैं कि भाई हम तो नहीं चले उड़ सकते सनम, हम तो डूब ही रहे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यही कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। जी सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि बलूचियों ने धावा बोल दिया है खुल के, अब वो सामने आ गए कि बहुत हो गया, अब नहीं सहने वाले हैं हम। ऐसा ही डर तो नहीं सता रहा है कहीं? एक तरफ भारत है जो जिसकी शक्ति देखकर पाकिस्तान तो मतलब चारों खाने चित है ही, इस तरफ बांग्लादेश देख लीजिए, उस तरफ बलूच देख लीजिए। क्या ये डर, ये ही डर है जो त्रिकोणीय तीनों तरफ से आ रहा है? डर तो डेफिनेटली है। डर दो या तीन अलग अलग डर हैं। एक तो रेस चल रही है इसमें पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पहले इंडिपेंडेंट होगा कि खैबर पख्तूनख्वा। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का क्या होगा, पीओके का क्या होगा, सिंध इटसेल्फ है ना इंडिपेंडेंट हो सकता है। बांग्लादेश में देखिए, अरकान आर्मी ने उसके बहुत सारे इलाकों के ऊपर अपना कब्जा एक तरह से बना रखा है। यहां तक कि सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर बांग्लादेश के जहाज नहीं जा सकते। वहां जो नदी है उसके वहां पे भी वो कहते हैं साहब हमें आप टैक्स दीजिए, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आप यहाँ पे आ नहीं सकते। तो उनको वो भी डर है। उनको ये साफ दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश को भी और पाकिस्तान को भी, कि वो अपने अवाम को अपने साथ रख नहीं सकते। वाकई ये सारी चीजें हैं। चलिए लौट रहा हूं सर आपके पास। यूनुस खान साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान मामलों के जानकार, और पाकिस्तान मामलों की जानकारी इस समय पूरा विश्व देखना चाहता है। सर, जो हालात हो गए हैं, जिन नीतियों पे कभी पाकिस्तान चलता था उसी पर बैकफुट पे इस समय बैटिंग करता नजर आ रहा है। बैटिंग तो ऐसी है कि इस समय ना तो शॉट लग रहे हैं, अब तो सिर्फ खाली बॉल जा रही हैं। यूनुस साहब क्या कहेंगे आज ये लाल टोपी वालों का जो बयान सामने आया है कि वापस आ जाइए साहब, बांग्लादेश को आज जोड़कर इन्वाइट कर रहे हैं वो? देखिए, मैं जो लाल टोपी वाली की बात है, न तो कभी उसको सीरियस लिया है और न मैं लेता हूं। और मेरे ख्याल में वो इस कैलिबर का ही नहीं है कि उसको डिस्कस किया जाए। लेकिन जहां तक ताल्लुकात की बात होती है तो मेरे ख्याल में चाहे चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल एरर है, शायद आवाज़ आपकी रुक गई है। जैसे ही आपसे कनेक्शन होगा फिर हम उनके पास चलेंगे। लेकिन टीपी त्यागी साहब, जी जी आ गई है, यूनुस साहब आ गई है, बोल लीजिए बोल लीजिए। यूनुस साहब बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी बाबुलंद आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि हमारे दुश्मन जो है वो तब्दील हो के साथ हमारे ताल्लुकात, चाहे ईरान हो मालक हो, उनके साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इलाकाई ताउन जरूरी है। यूनुस साहब, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टीपीएस त्यागी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो अभी सुदर्शन चक्रपाणी जी ने भी कहा, जो मैंने कहा कि तीनों तरफ का डर है, लेकिन हम इनकी बात को भले ही सीरियस ना लें, लेकिन ये जो एक पूरा नजरिया हम इनकी बातों से समझ में आता है, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के सियासतदान इस समय क्या सोच रहे हैं और ये हालात वहां क्यों बने, जरा उस पर थोड़ा सा विशेष जरा फोकस डाल सकें सर त्यागी सर। देखिए, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, पहली टर्म में भी कहा था और इस बार और जोर देकर कहा कि जो इस्लामिक टेररिज्म है या जो रेडिकल इस्लाम है, इसको खत्म कर दो। और जो उनके एक्शन से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उन्होंने
हूती के ऊपर अटैक किया है और ईरान को धमकी दी है और इजराइल से कहा है कि करिए, हम आप पे साथ हैं, और जैसे हमास के ऊपर अटैक हुआ। एक बात। अब जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हिंदुस्तान में आई, तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो रेडिकल इस्लामिज्म है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है और अमेरिका और इंडिया के लिए डायरेक्ट खतरा है। तो इसमें उन्होंने सब देशों के नाम लिए, चाहे उसमें सीरिया हो या उसमें इजराइल हो या बांग्लादेश हो। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात, जैसे क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दिस क्वेड ऑफ नेशंस टू चेक चाइना इन द इंडो पैसिफिक, ऐसे ही अब एक क्वेड ऑफ टेरर है। वो क्वेड ऑफ टेरर पाकिस्तान के अगेंस्ट है और पाकिस्तान कांप रहा है उसकी वजह से। और ये क्वेड ऑफ टेरर क्या है? इसके अंदर केवल बीएलए नहीं है साहब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो दिखाई दिया कि उनके सामने पाकिस्तान की आर्मी बनी है, मगर इसके साथ में टीटीपी भी है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान की संसद पे शरीयत का झंडा लहराएंगे और हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगले 10 साल तक भी। वाकई बिल्कुल ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग जुड़े हैं, लेकिन सर किस तरह से देखते हैं आप? और हम तो गाते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और लाल टोपी वाले तो कह रहे हैं साहब नई कहानी तो नहीं लिखेंगे, पुरानी लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। इनवाइट कर रहे हैं बांग्लादेशियों को, कहीं बलूचियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। क्या हो गया है सर पाकिस्तान को, जरा आप समझाइए। देखिए विकास जी, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यदि वो अपनी वर्तमान की जो कहानी है उनकी, उसको ही अगर वो बेहतर बना सकें तो उसके ऊपर ही वो ज्यादा बेहतर होगा। कोई पुरानी कहानी में जाना और कोई नई कहानी लिखने की अभी उनके अंदर ताकत नहीं दिखाई देती। और पाकिस्तान जो कि अब यहाँ के ये जो तथाकथित जो एक्सपर्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तो ये ऑफर दे दिया है, लेकिन क्या उनको पता है कि पाकिस्तान इस समय 4 टुकड़ों में विभाजित होने की कगार में पहुंचता जा रहा है? क्या उन्हें इस बात को स्वीकार करते हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो दमित हैं, शोषित हैं, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है और उसकी वजह से वहां पर बहुत ही गहरा गुस्सा है, और जिसकी की वजह से आज अनेक संगठन इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पूरी ट्रेनिंग हाईजैक कर ले रहे हैं, सेना के काफिले पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और वो कट्टर शरिया लाल पूरे पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, और इस जो तथाकथित एक्सपर्ट को इस बात का भी जो पता होना चाहिए कि कभी पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो इस बात को की मंशा रखते थे कि अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर डेवलप करेंगे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करेंगे। लेकिन आज वो कहानी उल्टी हो गई है। आज कहानी ये है कि तालिबान जो है पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहता है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो ये अपने देश को ही बचा ले तो वो ज्यादा बड़ी बात होगी। ये चर्चा की तरफ चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीपीएस त्यागी सर, मेरा सवाल ये है कि जब आपके हुक्मरान, जब आपके सियासतदान एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम कुछ इसी तरह होते हैं कि आप ना सिर्फ जमीन पर रहते हैं बल्कि पाताल लोक में जाने की तरह अग्रसर होते हैं। जो पॉलिसीज रही पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सोच रही, आज क्या वही पाकिस्तान को उसी तरफ ले जाना चाह रही है जिसका भारत कई सालों से उसको ये भरोसा दिलाता आया है कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं? सर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही, और उनकी पॉलिसी क्यों रही? क्योंकि वहां की पाकिस्तान की फौज को अपना अस्तित्व और अपनी रेलिवेंस बनाए रखने के लिए कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना था। और कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के सिपाही, उनको बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है, तो उन्होंने स्टेट पॉलिसी बनाई कि हम 72 रूलों का लालच देकर आतंकियों को इस काम पे लगाएं, मरते हो तो मरें, मरते रहे। जैसे जैसे उनकी उपयोगिता खत्म होती रही वैसे वैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हो वो मारे जा रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है कि जो जैद हामिद ने कहा उसका कारण है। उसका कारण ये है कि ये श्रीमान जुनूद जी जो हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ हैं।
दो वजह से। पहली वजह तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री को देख के ये इसलिए खिलाफ हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने, जब वो बिल क्लिंटन की वाइफ के खिलाफ जीते थे, तब ये कहा था कि ही इज ए सोलर एक्लिप्स, ये सूर्य ग्रहण है अमेरिका के लिए। तो इनकी आपस में एक दुश्मनी है, इस वजह से भारत के खिलाफ भी दुश्मनी है। दूसरी बात ये कि ये इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, इनकी जो पूरी कैबिनेट है उसमें जमात इस्लामी, जमातुल मुजाहिदीन, अंसारुल बंगला यानी के कट्टरपंथियों के 15 मेंबर्स हैं। एक ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो बचे हुए हैं उनके इशारे पर ये चल रहे हैं, और जो बचे हुए हैं उनका कनेक्शन कट्टरपंथी यानी कि आईएसआई पाकिस्तान से है। अब आप गौर फरमाइए कि वहां की आर्मी में 3 पावर सेंटर हैं, एक तो जनरल वकार है जो हेड है, एक जनरल हक है और एक जनरल रहमान है। तो यूनुस जनरल रहमान कट्टरपंथियों के साथ है, उन्होंने जनरल रहमान को भेजा पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जाके बुला लाए आईएसआई के चीफ को और वहां के मिलिट्री ऑफिसर्स को, और ले गए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो कुछ आगे हुआ दुनिया जानती है। लेकिन इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने कहा कि अरे हमारे लिए देयर इज अ सिल्वर लाइन, हम ये बांग्लादेश के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं और बांग्लादेश को दोबारा अपने फेवर में ला सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। शायद ये सोच के उसने कहा, विदाउट रियलाइजिंग कि अब जो यूनुस है उस यूनुस के दिन भी नंबर्ड है। कारण ये कि जो वहाँ के जनरल वकार हैं उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को अपने पास लेता हूँ, इस किस्म की बातें वहाँ के चीफ ने कह दी है। बहुत मुमकिन है कि यूनुस को कुछ समय पश्चात ही वहाँ से हटना पड़े, क्योंकि कोई पार्टी चाहे बीएनपी हो या शेख हसीना की हो, कोई उनके साथ नहीं है। जो स्टूडेंट थे वो भी काफी हद तक उनसे अलग हो चुके हैं। तो यूनुस इस मामले में कामयाब नहीं होंगे, मगर चूंकि यूनुस चाहते हैं लिहाजा इस जैद हामिद का जो हौसला हो गया कि वो इस तरह की बात को कहे। अब कुल मिला के जब मैं बता रहा था क्वेड ऑफ टेरर, तो 2 बातों का तो जिक्र कर दिया मैंने, बीएलए और टीटीपी। 2 चीजें और रह गई थी उसमें, एक है उसमें इस्लामिक स्टेट खुरासान और दूसरा है उसमें तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की रूलिंग पार्टी। अब आप देखिए कि बीएलए, टीटीपी, तालिबान, आईएस कुरान, ये चारों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी ही सारी फिसाद का जड़ है, लिहाजा उसको और उसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को उनको तबाह करो। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यूनुस साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आज के इस पूरे संदर्भ पर और पाकिस्तान की पिछले 6 महीने 7 महीने या 1 साल 2 साल में जो हालात हुई है उसको देख के टीपीएस त्यागी साहब मुझे एक बड़ा अच्छा गाना याद आता है, और वो दोनों के संदर्भ में, वो भारत के संदर्भ में भी और पाकिस्तान के संदर्भ में भी है। वो गाना है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, आप कहां से कहां पहुंच गए, हम कहां से कहां आ गए। लेकिन यूनुस साहब आज ये हालात जो बन रहे हैं पाकिस्तान में, उसे कैसे देखते हैं आप? बहुत बारीकी से जानते हैं वहां की पॉलिटिक्स को। खान साहब अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज बेहतर आएगी मुझ सर। जी मैं अनम्यूट, जी जी अब आ रही है, बोलिए सर। सर फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लीजिए, अभी आप बीच में अनम्यूट हो गए थे। आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती है, वो मुल्क कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। और जो मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से हमारे मुल्क के हालात, और इंडिया की भी अगर हम देखें तो वहां पर भी हिंदू मजहबी एक्सट्रीमिज्म वगैरह ग्रो हो रहा है, और वहां की भी हालात, ये चीजें अगर हम देखेंगे, जब तक हम मजहबी इंतहा पसंदी से नहीं निकलेंगे, हम आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो ये हर चीजें खराब होंगी। आपने पाकिस्तान का नक्शा बताया कि वहां पे मसाइल है, लेकिन इंडिया में भी बहुत ज्यादा मसाइल है, चाहे वो पंजाब को लेकर हो, चाहे दूसरी जहां पर भी हो, वहां पर भी बहुत से जो लोग हैं उन्होंने जो अपने इंडिया से, देश से जो है वो छुटकारा करने फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि वो खुद ही जान जाते हैं, सुनिए ना खान साहब, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। सर परिणाम देख लीजिएगा, आप जितनी बात कर रहे हैं मुझे लगता है, देखिए मुस्कुराहट आ गई है टीपीएस त्यागी सर के चेहरे पर। अब बोलिए खान साहब। नहीं, देखे
देखिए मोदी के आने से पहले जो है इंडिया के हवाले से लोगों को ये तासर था कि ये एक जो है सेकुलर स्टेट है और उसी जी। वजह से जो है उसकी एक रिस्पेक्ट होती थी। अब इसको एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म का मुल्क कहा जाता है, तो फिर पाकिस्तान में अगर मजहबी इंतहा पसंदी है और यहाँ पर भी आप हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, तो फिर आप और दोनों तो एक जैसे हो गए ना। चलिए, चर्चा लगातार जारी है। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं। और अभी संबंधों की जब बात हो रही थी या वैश्विक तौर पर रिश्तों की अगर हम बात कर रहे थे, तो क्या लाल टोपी वालों को इस चीज का डर है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं तुलसी गाबार्ड से, टीपीएस त्यागी साहब अभी कह रहे थे कि भारत के जो रिश्ते हैं इस समय वैश्विक मंच पर, उसको देखकर भी थोड़ा सा डर जो है वो पाकिस्तान को अब सताने लगा है, क्योंकि यूनुस सरकार जो है उनकी वहां की आवाम ही अब उनको नहीं पसंद कर रही है। तो क्या इसलिए भी ये हालात से डर लगता नजर आ रहा है पाकिस्तान के सियासतदानों को? निस्संदेह पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफी दयनीय हैं और वहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो रियल रूलर्स जिनको मैं कहता हूँ, वहाँ की आर्मी और आईएसआई, वो सीधे सीधे हमलों का शिकार हो रही है। अभी आप देखिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस पर सीधा हमला कर ही रहा था। अब बीएलए भी उसी तरीके के टैक्टिक्स पर काम कर रहा है और अब बीएलए और टीटीपी के बीच में कोई कोलैबोरेशन भी हो सकता है, इस बात की भी संभावना हो सकती है। और ये जो पाकिस्तान का जो सिरदर्द है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है और ये जाहिर है कि जो भस्मासुर उन्होंने पाल रखे हैं, वो जो भस्मासुर आज पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, और सिंध देश की भी मांग वहां पर की जाती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तो लोग भारतीय हैं और वो अपने मूल राष्ट्र में आना चाहते हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान में जो उनकी भस्मासुरी नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान विखंडन के कगार पर दिखाई देता है। और ये जो पाकिस्तान के जो ये तथाकथित एक्सपर्ट हैं, इनको अपने राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। बांग्लादेश और भारत और अन्य विषयों पर यदि वो ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो जो बचा खुचा कुछ है भी वो भी सब नष्ट हो जाएगा। तो अभी मेरा ऐसा मानना है विकास जी कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट अपने लोगों के ही साथ किया जाता है, चाहे बलूची हो, चाहे वो पश्तून के लोग हों, हजारा हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, सभी के साथ वो जो है दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ किस तरीके का बर्बर व्यवहार होता है। तो इसकी वजह से आज पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड कर रहा है, अंदर से ही वो जो है विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में यदि कोई इस स्थिति को ध्यान में न रखे और बांग्लादेश और भारत के बारे में ही सिर्फ सोचे, तो जाहिर है कि इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो पूरा एक वातावरण है वो पाकिस्तान में हर जगह दिखाई दे रहा है। वहां के जो ये तथाकथित एक्सपर्ट हैं वो उनसे प्रभावित दिखाई देते हैं। चक्रपाणी जी, लेकिन मेरा सवाल ये कि चलिए लाल टोपी वालों की अगर हम बात मान लें, जिस तरह से उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है, हो सकता है वहां के सियासतदान भी इस बात को और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वो सारी सोच तो एक ही है। तो इस पर बांग्लादेश यानी अभी की यूनुस सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है अगर हम संभावनाओं पर ही बात कर लें तो? देखिए, बांग्लादेश के लिए एक सिंपल सी चीज है। देखिए, आप जो भी करेंगे अपने से बेहतर जो होगा उसके पास जाने की कोशिश करेंगे ताकि आप में भी इंप्रूवमेंट हो। यहां पे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रेस लगी है, सबसे नीचे कौन है और फिलहाल तो पाकिस्तान नीचे है। देखिए, सिमिलैरिटीज क्या क्या है उनके पास। इन्फ्लेशन बहुत है दोनों में, करप्शन बहुत है दोनों में, खाना है नहीं, पानी एक जगह बहुत ज्यादा एक जगह बहुत कम है। ठीक है, जहां तक कट्टरवाद का सवाल है, दोनों एक से ही है, बल्कि एक से एक से तो दूसरा सवा से। तो कहां पे इनके पास कोई भी चीज है? ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ना इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश को तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ विलय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, आपने जब शुरू किया था वो स्टार्ट किया था अखंड भारत से। देखिए, अखंड भारत एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम सब चाहते हैं अखंड भारत हो, लेकिन हम उस अखंड भारत में जमीन चाहते हैं। हम वो कट्टरवादी सोच वाले इस्लामिस्ट नहीं चाहते। अगर वो आ जाएंगे तो हमारे देश का जो भी हम जहां हैं हमारा हो जाएगा बंटाधार, तो हम यहाँ पे फिर कहीं भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए अखंड भारत अपनी जगह पे है, हमको अपनी सिक्योरिटी पूरी तरह से निश्चित करनी है और इसके लिए चाहे हमें फेंसिंग करनी हो,
चाहे हमें सही तरह के कानून लाने हो ताकि आप सारे के सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल सकें। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, जैसे रोहिंग्या के लिए कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके बच्चों को आप पढ़ाई कराइए, फिर कहेंगे कि आप साहब इनको खाना भी दीजिए, फिर कहेंगे इनको मेडिकल भी दीजिए, फिर कल हो जाएगा कि आप इनको नागरिकता भी दे दीजिए। तो ये कहां तक चलेगा? जी वाकई। लेकिन त्यागी साहब, मेरा सवाल ये भी है, अभी जो बांग्लादेश पे हम बात कर रहे हैं और अभी जो यूनुस सरकार वहाँ है और जिस तरह की वहाँ पिछले कुछ महीनों में चीज़ें देखने को मिली वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ, क्या बांग्लादेश में और खासकर यूनुस सरकार और उनके समर्थक लोगों में भी एक डर का माहौल है? क्योंकि अगर हम हसीना जी के बयान देखें तो वो कह रही थी कि आप, जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में कहा था ना कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगी। एक तरफ तुलसी गवाट जी से मुलाकात प्रधानमंत्री की है, तो क्या ये सब चीजों को देखते हुए वहां यूनुस सरकार में भी डर का माहौल है क्या इस समय? नहीं, यूनुस सरकार में यकीनन डर का माहौल है। कारण ये है कि यूनुस सरकार या इनके बाद आने वाली कोई और सरकार अगर चाहे भी तो वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं जा सकती। कारण ये है कि हिंदुस्तान के बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। करीब 4000 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लाइन है, चाइना के बॉर्डर से भी ज्यादा। और दूसरा, जो उनका पानी है वो हिंदुस्तान से जाता है और इस हिसाब से है कि अगर हम पानी रोक लें तो वो प्यासे मर जाए और छोड़ दे तो वहां पर बाढ़ आ जाए। जो बिजली है वो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टेट से जाती है, वहां पे रॉ मटेरियल है नहीं, कपास होती नहीं, कपास हिंदुस्तान से जाती है, तब कहीं जाके वहां पे एक्सपोर्ट होता है कपड़ों का। यानी कि बांग्लादेश पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ना आलू मिलेगा, ना टमाटर, ना मटर। यानी कि बांग्लादेश चाहकर भी पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता। चाहता जरूर है, चाहता इसलिए है क्योंकि वर्तमान सरकार इस समय हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, हिंदुओं के अगेंस्ट है, इसलिए वो चाहता है, लेकिन उसकी चाहत पूरी होगी नहीं। कारण ये कि अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझ चुकी है। देखिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चू भी नहीं की। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, किसी ने चू भी नहीं किया, हमारे खिलाफ नहीं बोला, जबकि हम दूसरे देश के अंदर गए थे। ऐसे ही अब अगर आवश्यकता पड़ी और बांग्लादेश ने कुछ और ज्यादा हाथ खोलने की कोशिश की तो हमें वहां भी कोई ना कोई एक प्रीएम्प्टिव विद सम एलिमेंट ऑफ फोर्स एक्शन लेना पड़ेगा ताकि इनकी समझ में आ जाए। जी चलिए सर, फाइनल कमेंट ले लेता हूं, समय अब बहुत कम बचा है। संजीव श्रीवास्तव जी हैं क्या हमारे साथ अभी? चलिए, मुझे लगता है अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपका फाइनल कमेंट, किस तरह से इस लाल टोपी वाले को बयान को लेना चाहिए? सीरियस लेने लायक है या कि दिल बहलाने को नापाक ख्याल अच्छा है? सेकंड सेंटेंस आपका सही है, ये बस दिल बहलाने के लिए ख्याल है। हाँ। और ये ख्याली पुलाव पकते रहेंगे। आपको पता है ख्याली पुलाव कभी खाए नहीं जाते जी। लेकिन इतना जरूर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों गिरने वाले हैं। कब टूटेंगे पता नहीं, पाकिस्तान तो बहुत जल्दी टूटेगा। ठीक है सर। टीपीएस त्यागी सर, फाइनल कमेंट आपका, समय बहुत कम बचा है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगना भी एक आर्ट है और पाकिस्तान के अंदर ये आर्ट अच्छे से है। वो ये कहते हैं कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। जब से आजाद हुए आज तक वो मांग के ऊपर जी रहे। चलिए, वाकई देखिए, आप दोनों जिन्होंने सेना के रूप में, सिस्टम के रूप में कई बार काम किया और बहुत बेहतर संबंधों को आपने देखा है बहुत नजदीक से, अगर इतनी इस लाल टोपी की बात के बाद भी आप अगर मुस्कुरा रहे हैं तो आप ये टॉपिक कितना गंभीर था वरा होगा आगे जाके, उसकी संभावनाएं आपकी मुस्कुराहटें बता रही हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका भी, सुदर्शन चक्रपाणी जी, टीपीएस त्यागी साहब, संजीव जी आपका और यूनुस साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेन सवाल यही है कि आज जिस तरह की बातें पाकिस्तान में चल रही हैं वो हालात को दर्शाती हैं, वो जरूरी हैं या मजबूरी बन गई हैं। इसी के साथ रणक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।